Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is hemolytic anemia due to RBC cell enzyme defect, which is glucose 6-phosphate dehydrogenase deficiency. आपको पता है कि ग्लूकोज 6-phosphate dehydrogenase एंजाइम ग्लूटाथायोन मेटाबॉलिज्म में भी आ जाता है, हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट के अंदर भी इन्वॉल्व होता है। ओके, ठीक हो गया। तो ग्लूकोज 6-phosphate dehydrogenase की डेफिशिएंसी हो जाए तो हिमोलिटिक एनीमिया क्रिएट हो जाता है। और वो किस टाइप का हिमोलिटिक एनीमिया होगा आपको ऑलरेडी पता है। आपको पता है कि हिमोलिटिक एनीमिया दो टाइप के होते हैं, एक्स्ट्रावास्कुलर एंड इंट्रावास्कुलर। तो इस वाली के अंदर चूंकि आरबीसी की डिफॉर्मेबिलिटी कम हो जाती है और स्प्लीनिक मैक्रोफेजेस खाना शुरू कर देंगे तो इसकी वजह से एक्स्ट्रावास्कुलर हिमोलिसिस होती है। अब ग्लूकोज 6-phosphate dehydrogenase एंजाइम आपको बता रहा था कि ये हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट वगैरह इनके अंदर आना शुरू हो जाता है। ओके, अब नॉर्मली होता ये है कि जो हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट और ग्लूटाथायोन मेटाबॉलिज्म ये आरबीसी के अंदर ये एटीपी प्रोवाइड करता है। एटीपी ऑक्सीडेटिव इंजरी से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, आरबीसी के शेप को साइज को मेंटेन करती है। लेकिन अगर एक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट में प्रॉब्लम आ गया या ग्लूटाथायोन का मेटाबॉलिज्म खराब हो गया, क्योंकि ग्लूटाथायोन ने ही एनएडीपीएच देनी है जो इस पाथवे वगैरह के अंदर यूटिलाइज वगैरह होती है या यहाँ से बनती है। ओके, तो अब एंजाइम कौन सा है? ग्लूकोज 6-phosphate dehydrogenase। जो ग्लूकोज 6-phosphate dehydrogenase एंजाइम है ये वो एंजाइम है जिसने निकोटिनामाइड या एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट एनएडीपी को एनएडीपीएच में कन्वर्ट कर देना है। जो एनएडीपीएच है ये ग्लूटाथायोन को सपोर्ट करता है, यानी एनएडीपीएच आगे ग्लूटाथायोन को सपोर्ट करेगा जो आगे आरओएस को कैप्चर करेगा, यानी ग्लूकोज को 6-phosphate एनएडीपीएच बनाएगा, वो एनएडीपीएच ग्लूटाथायोन को रिड्यूस करेगी, वो आगे आरओएस वगैरह के जरिए काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर। अब ग्लूकोज 6-phosphate dehydrogenase की डेफिशिएंसी है तो वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट होता है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। ओके, ठीक हो गया। और कहते हैं कि जिन इंडिविजुअल के अंदर इसकी डेफिशिएंसी होती है ग्लूकोज 6-phosphate की तो वो प्रोटेक्टिव इफेक्ट होता है अगेंस्ट मलेरिया, क्योंकि जिन आरबीसी के अंदर इसकी डेफिशिएंसी होगी इस एंजाइम की तो उनका लाइफ स्पैन कम हो जाएगा और बेचारा मलेरिया वाला प्लाज्मोडियम फैल्सीपारम अपनी हाफ लाइफ को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। ओके, ठीक हो गया। तो असल में होता ये है कि जो प्रोटीन है ग्लूकोज 6-phosphate dehydrogenase एंजाइम है इसकी मिसफोल्डिंग होती है जिसकी वजह से प्रोटीओलिटिक डैमेज होना शुरू हो जाता है और प्रोटीओलिटिक डिग्रेडेशन होगी तो इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है और हिमोलिसिस हो जाएगा। अब हिमोलिसिस होता क्यों है? हिमोलिसिस होगा ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ आरओएस, यानी कुछ ऐसा एक्सपोजर होगा जो कि ऑक्सीडेंट स्ट्रेस क्रिएट करता है तो उसकी वजह से हिमोलिसिस हो जाएगी और ये एपिसोडिक हिमोलिसिस है। फॉर एग्जांपल अगर कोई इन्फेक्शन हो गया तो इन्फेक्शन की वजह से आरओएस प्रोड्यूस होती है, वो आरओएस हिमोलिसिस को ट्रिगर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस, निमोनिया या टाइफाइड है, कुछ ड्रग्स होती है, कुछ फूड होती है। ओके, ड्रग्स के अंदर एंटी मलेरियल ड्रग है, फॉर एग्जांपल प्राइमाक्विन, क्लोरोक्विन, सल्फोनामाइड, नाइट्रोफुरेंटाइन या कुछ और दूसरी ड्रग्स भी होती है। ओके, ठीक हो गया। और इसके अलावा कुछ फूड्स भी है लाइक फैबा बीन्स है जो कि ऑक्सीडेंट क्रिएट करता है। अब ऑक्सीडेंट क्रिएट करेगा चूंकि आरबीसी के पास कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है जिसको वो ओवरकम कर सके तो फिर डैमेज हो जाएगा आरबीसी। ओके, अब इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं। अब जो ऑक्सीडेंट है इसमें एक्स्ट्रावास्कुलर हिमोलिसिस भी होगा, इंट्रावास्कुलर हिमोलिसिस भी होगा। ओके, ठीक हो गया। यानी जब ऑक्सीडेंट का लेवल ज़्यादा होगा तो ग्लूकोज 6-phosphate dehydrogenase क्या होगा, जो आरबीसी जिनके अंदर ग्लूकोज 6-phosphate dehydrogenase की डेफिशिएंसी है तो ग्लोबिन चेन है उनकी क्या होगी, क्रॉस लिंकिंग स्टार्ट होती है। जब ग्लोबिन चेन की क्रॉस लिंकिंग स्टार्ट होती है तो वो डी नेचर हो जाती है। जब ग्लोबिन चेन डी नेचर होती है तो वो प्रेसिपिटेट बनाती है जिनको बोलते हैं हीन्स बॉडी। ओके, ठीक हो गया। ओके, यानी ऑक्सीडाइड यानी हीमोग्लोबिन वगैरह की कहानी यहाँ पे लिखी हुई है। इसके अलावा जो हीन्स बॉडी है वो मेम्ब्रेन को इतना ज़्यादा डैमेज कर देती है जिसकी वजह से इंट्रावास्कुलर हिमोलिसिस होती है। तो इंट्रावास्कुलर हिमोलिसिस हीन्स बॉडी की वजह से होती है, जबकि बाइट सेल एक्स्ट्रावास्कुलर हिमोलिसिस करवा देती है। ओके, ठीक हो गया। तो ये था ग्लूकोज 6-phosphate dehydrogenase डेफिशिएंसी वाला। तो ये भी आपको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है ग्लूकोज 6-phosphate dehydrogenase डेफिशिएंसी। तो आपको रिवाइज करवा दूं कि आरबीसी को ऑक्सीडेंट का सामना करना पड़ता है जिसको इनएक्टिवेट करने के लिए हमें रिड्यूस ग्लूटाथायोन चाहिए और रिड्यूस ग्लूटाथायोन के लिए एनएडीपीएच आता है एक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट से जो कि ग्लूकोज 6-phosphate dehydrogenase एंजाइम की वजह से होता है। ओके, ठीक हो गया। अगर ये एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाए तो इंट्रावास्कुलर और एक्स्ट्रावास्कुलर हिमोलिसिस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ओके, ठीक हो गया। यानी जो ऑक्सीडाइज हीमोग्लोबिन है वो डी नेचर होगा, प्रेसिपिटेट होगा, आरबीसी के मेम्ब्रेन को उड़ा देगा जिसकी वजह से इंट्रावास्कुलर हिमोलिसिस होती है। या जो बाइट सेल्स होते हैं लेस सीवियर मेम्ब्रेन डैमेज के अंदर तो आरबीसी की डिफॉर्मेबिलिटी कम हो जाती है, स्प्लीनिक मैक्रोफेजेस उसको खा लेंगे, हीन्स बॉडी को प्लक आउट कर देंगे और बाइट सेल क्रिएट हो जाएगा।
ओके, क्लिनिकल फीचर्स के बारे में बातें करते हैं। तो क्लिनिकल फीचर डिपेंड करते हैं सीवियरिटी को डिपेंड करते हैं। ओके, ठीक हो गया। और आपको बताया था कि जो कैरियर्स होते हैं वो बच जाते हैं, किससे, मलेरिया से बच जाते हैं। ओके, तो क्लिनिकल फीचर क्या होगा, अनीमिया होगा, जॉन्डस होगा, वाइट सेल्स, हीम्स, बॉडी की आपको क्लासिकल प्रेजेंटेशन देखने को मिलती होती है। अनीमिया, हीमोग्लोबिन यूरिया, हीमोसिडोन यूरिया, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती होती है। तो ये है ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी।